नमस्कार दोस्तों, स्वागत है यूट्यूब चैनल गोकुल स्टडी में। और कैसे हैं आप सब? एकदम अच्छे होंगे, एकदम मस्त होंगे और पढ़ाई आपकी बढ़िया चल रही होगी। पढ़ाई आप लोग करो, ऐसे काम चलने वाला नहीं है बिन पढ़ाई के। लास्ट वीडियो में हमने बात की संविधान के भाग कितने हैं, कौन कौन से भाग में कौन से आर्टिकल हैं, उसके बारे में मैंने बात की है। और उससे पहले वाले में बात की अनुसूचियाँ कितनी हैं, कौन सी अनुसूची का प्रावधान कब किया गया और कौन सी को किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, इन सब के बारे में मैंने आपसे कंप्लीट बात की है। आज हम बात करने वाले हैं प्रीएम्बल के बारे में, क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रीएम्बल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। प्रीएम्बल होती क्या है और क्या क्या प्रावधान प्रीएम्बल में किए गए हैं, कौन कौन से प्रावधान हैं, न्याय कितने प्रकार के हैं, स्वतंत्रता का उल्लेख कितने प्रकार का है, समाजवादी शब्द को कब जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द क्या है, इन सब के अर्थ हम समझने वाले हैं प्रीएम्बल के साथ। तो बिना कोई देरी किए शुरुआत करते हैं इस वीडियो के अपने। और लास्ट में आप लोग कमेंट हमेशा लिखना, और वीडियो आप लोग कहीं भी पढ़ो, आप लोग ये ध्यान रखें उसको कंप्लीट आप लोग पढ़ें, चाहे यहाँ या फिर किसी और चैनल से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग वीडियो कंप्लीट ही देखा करें, क्योंकि इससे क्या होता है आपका फ्लो क्या होगा, बना रहेगा। यदि आप कंप्लीट वीडियो नहीं देखते हैं तो आपका टाइम वेस्ट है, नुकसान होगा, इससे कोई फ़ायदा नहीं होता है। आज की वीडियो ये अच्छी लगेगी, फिर अगली वीडियो ये अच्छी लगेगी। यदि आप लोग प्रॉपर इसको देखते हो तो पसंद हमेशा आएगा, पर आपको पहले एक वीडियो कंप्लीट देखना ही देखना होगा, उसके बाद आपको लगेगा कि हाँ मुझे कंप्लीट देखना है। और ये पक्का कंफर्म है, आपने एक वीडियो कंप्लीट देखा तो आप वापस ज़रूर वीडियो देखोगे। तो कोई भी टाइम बिना वेस्ट किए अपना हम शुरुआत करते हैं प्रीएम्बल के बारे में, यानी प्रस्तावना के। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख किया गया है। सबसे पहले क्या क्या प्रस्तावना में प्रावधान किए गए हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पर बता दूँ, प्रस्तावना सबसे पढ़ने से पहले जो मूल प्रस्तावना है संविधान की, उसका उद्देश्य या फिर क्या प्रावधान है, इसको किसकी सहायता से जोड़ा गया या कौन सा प्रावधान है जो इसको जोड़ा गया। तो यहाँ आप याद रखना, प्रस्तावना को यहाँ से हम शुरुआत करते हैं। प्रीएम्बल को या प्रस्तावना को उद्देश्य प्रस्ताव से जोड़ा गया, उद्देश्य प्रस्ताव से जोड़ा गया, उद्देश्य प्रस्ताव से, उद्देश्य प्रस्ताव से जोड़ा गया। और कौन सा प्रावधान है ये उद्देश्य प्रस्ताव का, इसको किसने पेश किया था। जब आपने संविधान सभा की बैठक पढ़ी होंगी, 3 बैठक मैंने आपको बताई थी। जो लास्ट वाली बैठक होती है अपनी 13 दिसंबर को, उसमें 13 दिसंबर में इसको प्रस्ताव को पेश किया गया था। और प्रस्ताव के उद्देश्य प्रस्ताव को पेश करने के बाद इसको स्वीकार कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को, यानी 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार किया गया। और पेश किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ही उद्देश्य प्रस्ताव को पेश किया था 13 दिसंबर 1946 की बैठक में, तीसरी बैठक में, और स्वीकार किया गया 22 जनवरी 1947 को। और उद्देश्य प्रस्ताव ही हमारा मूल संविधान की प्रस्तावना है। अब हम प्रस्तावना को पढ़ना शुरू करते हैं। प्रस्तावना में कौन कौन से शब्दों को जोड़ा गया है और कहाँ से शुरुआत होती है प्रस्तावना की। सबसे पहला सवाल होता है कि प्रस्तावना के जो प्रारंभिक शब्द हैं वो कौन से हैं। तो भारत की या फिर किसी भी देश की प्रस्तावना के संबंध में हम बात करें, प्रस्तावना उस देश के जो व्यक्ति होते हैं या फिर नागरिक हैं उनके लिए दिए गए संविधान में प्रावधान है, उनके बारे में लिखा हुआ होता है प्रस्तावना के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लिखा क्या है। तो आप लोग जब पढ़ोगे सबसे पहला प्रावधान किसके लिए किया गया है, तो भारत के लोगों के लिए किया गया है। और प्रारंभिक शब्दों की बात करें तो कौन से शब्द हैं, हम भारत के लोग। ध्यान से आप लोग इसको समझना और लिखना भी। पहले आप लोग इसको समझो, क्योंकि मैंने कंप्लीट इसको यहाँ पर लिखा इसलिए है कि कोई भी शब्द आगे या पीछे ना हो जाए। एक बार ऑफलाइन क्लास में क्या होता है उसको वापस बता दो, और ऑनलाइन में क्या होता है उसमें रिकॉर्ड ही वीडियो हो जाता है। तो इसीलिए मैंने कहा है अधिक वीडियो लंबा भी ना हो, इसलिए मैंने इसको लिखा है। करते हैं शुरुआत। देखो ध्यान से क्या लिखा है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण
प्रभुत्व संपन्न, इन शब्दों पर ध्यान देना कौन कौन से शब्द हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय। पहले इसको हम पढ़ते हैं, फिर हम बात करते हैं क्या क्या कॉन्सेप्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस तरीके के सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। ये विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता और प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख, यदि संविधान सभा में तारीख की बात की जाए तो कौन सी तारीख का उल्लेख है, तो आज तारीख 26 नवंबर 1949 तिथि का उल्लेख है संविधान की प्रस्तावना में, जिस दिन संविधान की प्रस्तावना को स्वीकार किया गया था। और 16 अनुच्छेदों को भी संविधान में 26 नवंबर 1949 को ही स्वीकार लागू किया गया था, जिसको हम कहते हैं आंशिक रूप से संविधान को लागू कब किया गया था, तो जो प्रस्तावना में परिभाषा में लिखी हुई तारीख है उसी तारीख को पेश या स्वीकार किया गया था आंशिक रूप से संविधान को। आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये संविधान की प्रस्तावना है जिसमें लिखी हुई तारीख है 26 नवंबर 1949 को, उल्लेख है और कितने आर्टिकलों को लागू किया गया था मैंने आपको बताया भी है, वहाँ 16 आर्टिकल का प्रावधान किया गया था। अब हम बात करते हैं प्रस्तावना से सवाल कौन कौन से हमारे पूछे जाएंगे एग्जाम में। पहले सवाल की मैं बात करूं तो यहाँ पहला सवाल ही होगा, संविधान की जो प्रस्तावना है उसके प्रारंभिक शब्द क्या हैं। तो प्रारंभिक शब्दों की बात की जाए तो क्या है प्रारंभिक शब्द, हम भारत के लोग, ये प्रस्तावना के प्रारंभिक शब्द हैं जो एग्जाम में नॉर्मल सी पूछ लिए जाते हैं। इनका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हो, कोई कठिन जवाब नहीं है। 2-3 बार इसको आप लोग पढ़ोगे प्रस्तावना को तो याद आपके हो ही जाएगी, ये कन्फर्म बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत को, और ये भी आप लोग ध्यान रखना कि प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख कितनी बार है। ध्यान से, ये छोटे छोटे पॉइंट ही एग्जाम में बनते हैं तो ध्यान से आप लोग समझना कि 2 बार भारत शब्द का उल्लेख है। एक बार तो भारत शब्द का उल्लेख है हम भारत के लोग में, और दूसरा शब्द है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व। बाकी कहीं पूरी प्रस्तावना में भारत शब्द का उल्लेख नहीं है। केवल और केवल कितनी बार उल्लेख है, 2 बार भारत शब्द का या भारत शब्द प्रस्तावना में लिखा हुआ है। एक तो है हम भारत के लोग के साथ, और फिर है भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को। हम इतनी ही बात को यहाँ पर पहले समझ लेते हैं। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या होता है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है, या संप्रभुता का मतलब होता है यहाँ कि ऐसी सरकार का गठन, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब होता है ऐसी सरकार होनी चाहिए जो अपने निर्णय कैसे ले सके, खुद ही ले सके, जिन पर उसका अधिकार हो, खुद का, किसी और के दबाव में कार्य ना करे, उसको हम बोलते हैं संपूर्ण प्रभुत्व। खुद की कैसी है, संप्रभु है, अपने स्वयं की प्रभु है, ऐसी सरकार होनी चाहिए। ये उल्लेख है संप्रभुता का अर्थ। इसका अर्थ है कि ऐसी सरकार हो जो अपने निर्णय स्वयं ही ले सके, किसी के दबाव में कार्य ना करे, और किसी अन्य देश की सहायता के संबंध में जो अपने आंतरिक निर्णय हैं या फिर बाह्य निर्णय हैं वो स्वयं ही ले सके। ये प्रावधान प्रस्तावना में किया गया है। जब मैंने आपको संप्रभुता पढ़ाई थी तब भी मैं आपको वहाँ पर बताया था इसके संबंध में कि राज्य के 4 अंग होते हैं। एक तो क्षेत्रफल होता है, जनसंख्या होती है और सरकार होती है, और चौथा होता है हमारा संप्रभुता। ये भी आप लोग याद रखना।
अगले की मैं बात करूं, समाजवादी। समाजवादी का मतलब है जो समाज है कैसा होना चाहिए, समाजवादी होना चाहिए, सेक्युलर। नॉर्मल तौर पर हम समाजवाद का मतलब क्या होता है कि जो समाज है वो कैसा होना चाहिए, एक आज़ाद समाज होना चाहिए, स्वतंत्र समाज होना चाहिए, फ्री समाज होना चाहिए अपने हितों के प्रति। उसके बाद बात आती है पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष का मतलब क्या होता है? पंथ निरपेक्ष का मतलब होता है जो भी हमारे धर्म हैं उनके जो पंथ होते हैं। पंथ का मतलब है कि आप, यदि आपका हिंदू धर्म है, आपका मुस्लिम धर्म है, आपका बौद्ध धर्म है, आपका जैन धर्म है, उनमें रीति रिवाज किस प्रकार होते हैं, उनके कार्य पूर्ण किस प्रकार होते हैं, उसको बोलते हैं पंथ निरपेक्ष। यानी यहाँ पर महात्मा गांधी ने भी ये कहा था कि आदमी का धर्म से अलगाव हो सकता है, पंथ से अलगाव नहीं हो सकता। यानी हम बात करें मुख्य तौर पर कि जो एक धर्म से हम अलग हट सकते हैं, बल्कि पंथ से हम अलग नहीं हट सकते। यदि आपने कोई भी धर्म अपनाया हुआ है तो आप लोग उसके अनुसरण के अनुसार कार्य करेंगे, उसके जितने भी कार्य हैं उसके पथ पर आप चलोगे, उसके पंथ पर आप लोग चलने वाले हो। ये मतलब होता है पंथ निरपेक्ष का, यानी उसके रीति रिवाजों पर आप लोग चलने वाले हो, ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ होता है। अब हम बात करते हैं लोकतंत्र की। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? लोकतंत्र का मतलब ही वही है जिसमें जनता हो, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार हो और जो जनता के लिए ही कार्य करती हो, ऐसी सरकार या ऐसा राज्य कैसा होता है? लोकतंत्रात्मक राज्य होता है। यानी लोकतंत्र का इसका मतलब होता है डेमोक्रेसी या फिर लोकतंत्र। लोकतंत्र का मतलब है जनता को कितनी आज़ादी दी गई है या फिर जनता की कितनी आवाज़ सुनी जाती है, उसका मतलब होता है लोकतंत्र। लोकतंत्र का अर्थ है यहाँ पर जो अब्राहम लिंकन है उन्होंने भी परिभाषा दी थी लोकतंत्र की, इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी यानी यहाँ पर है जनता की, उनकी परिभाषा के अनुसार जनता की, जनता के लिए, जनता के लिए, जनता के द्वारा, जनता के द्वारा बनाई गई सरकार, बनाई गई सरकार ही क्या कहलाती है? लोकतंत्र कहलाती है। यानी जिसमें जनता सीधे वोट डालती है, जनता की, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार ही लोकतंत्र का अर्थ कहलाता है। जिसमें सीधे जनता इन्वॉल्व होती है उसकी हम बात करते हैं। जैसे एमपी का इलेक्शन होता है तो वहाँ लोकतंत्र है, वहाँ वोट डालने कौन जाता है? सीधे जनता वोट डालने जाती है। एमपी हैं, एमएलए, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो, सदस्य विधानसभा हो चाहे लोकसभा सांसद हो, उनके बारे में हम बात करते हैं तो वहाँ लोकतंत्रात्मक का कॉन्सेप्ट हमें दिखाई देता है। अगला शब्द लिखा है गणराज्य। गणराज्य का मतलब क्या होता है? गणराज्य का मतलब होता है ऐसा कोई भी देश जिस देश का जो प्रमुख होता है या फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है वह चुना जाता हो, यानी उसका चुनाव कोई किसी के द्वारा किया जाता हो, वह वंशानुगत ना हो, उसको हम बोलते हैं गणराज्य। ऐसा राज्य है जिसमें उस राज्य का या फिर उस देश का मुखिया चुना जाता हो, उसको हम क्या बोलते हैं? गणराज्य बोलते हैं। इसमें कोई वंशानुगत शासन नहीं चलता है, ये भी आप लोग याद रखना, उसका अर्थ ही यही होता है। एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है गणराज्य का अर्थ क्या होता है? ऐसा राज्य या ऐसा देश जिसका मुखिया चुना जाता हो, ऐसा देश जिसका मुखिया वंशानुगत शासन करता हो, ऐसा देश जो किसी व्यक्ति के द्वारा, विशेष व्यक्ति के द्वारा क्या कर दिया जाता हो? अपॉइंट कर दिया जाता हो या नियुक्त किया जाता हो, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वहाँ आंसर होगा ऐसा देश होता है जहाँ पर चुनाव किया जाता हो राष्ट्र अध्यक्ष का या उसके मुखिया का। ये भी आप लोग याद रख लेना, उसको हम बोलते हैं गणराज्य। उस देश को हम क्या बोलते हैं? गणराज्य। भारत के संबंध में भारत कैसा देश है? गणराज्य देश है। जबकि जो ब्रिटेन की हम बात करें वहाँ वंशानुगत शासन है, वहाँ लोकतंत्र तो है पर वहाँ गणराज्य शासन नहीं है। ये भी हम लोग याद रखना।
उसके बाद बात आती है यहाँ पर कितनी प्रकार की न्याय का उल्लेख किया गया है। हमारा जो संविधान है या संविधान की प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। तो 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख किया गया है। और कौन कौन से न्याय हैं तो यहाँ पर आप लोग देखना, एक न्याय है सामाजिक, और दूसरा न्याय है आर्थिक, और तीसरा न्याय है राजनीतिक। यानी कभी कभी इनका सीक्वेंस पूछ लेता है एग्जाम में कि कौन कौन से न्याय हैं। एक तो हमारा है सामाजिक, दूसरा है आर्थिक, और तीसरा है राजनीतिक न्याय। यानी इन तीनों न्याय की परिकल्पना की गई है कि कितने प्रकार के न्याय का उल्लेख संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। तो सिर्फ 3 प्रकार के न्याय का उल्लेख है। इनका सीक्वेंस पूछता है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, या फिर इसमें से पूछ लेता है कि कौन सा नहीं किया गया है। ऑप्शन देगा सामाजिक, यहाँ लिखेगा धार्मिक, और यहाँ लिखेगा राजनीतिक। तो इस तरीके से वहाँ पर आपसे किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में सवाल पूछ सकता है। तो 3 प्रकार के न्याय हैं, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। ये आप लोग याद रखना। डेमोक्रेसी इसका अर्थ है इंग्लिश का, तो आपने देखना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। उसके बाद बात आती है कितनी प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख संविधान में किया गया है। तो ध्यान से आप लोग देखना। स्वतंत्रता की मैं बात करूं तो पहली स्वतंत्रता है थॉट यानी विचार की। विचार है, अभिव्यक्ति है, विश्वास है, धर्म है और उपासना। यानी इसका अर्थ क्या है कि उपासना की स्वतंत्रता, ये स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए, इनकी हम बात कर देंगे, प्रतिष्ठा स्टेटस की और अवसर की समता की भी हम बात यहाँ पर करेंगे। तो यदि आपसे पूछा जाए कितने प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख कहाँ पर किया गया है, संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। और कौन कौन सी प्रस्तावना में हमारे क्या किए गए हैं, स्वतंत्रता दी गई हैं। तो वहाँ याद रखना कौन कौन सी है प्रस्तावना में। विचार की है, अभिव्यक्ति की है, विश्वास की है, धर्म की है और उपासना की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया है। प्रस्तावना में उल्लेख स्वतंत्रता का 5 प्रकार की है, जबकि आर्टिकल 19 आप लोग पढ़ोगे तो वहाँ 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। जब हम आर्टिकल 19 पढ़ेंगे वहाँ पर भी चर्चा करेंगे हम कौन कौन सी स्वतंत्रता हैं। यहाँ हम प्रस्तावना पढ़ रहे हैं तो प्रस्तावना के साथ हम सिर्फ 5 प्रकार की कौन कौन सी लिखी हैं आपके सामने, तो आप लोग याद रखना 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख है। और जबकि अनुच्छेद 19 में प्रावधान 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं का किया गया है। अगला आता है और क्या है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। प्रतिष्ठा का मतलब है स्टेटस, अपना खुद के प्रतिष्ठा बनाए रखने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा, उसको अपना स्टेटस रखने का अधिकार होगा। ये प्रतिष्ठा की बात की गई है, स्टेटस की बात की गई है संविधान की प्रस्तावना में। अवसर की समता का मतलब है समान अवसर प्राप्त होंगे, प्रत्येक व्यक्ति को अवसर की समानता मिलेगी, उसमें कोई उसके साथ नॉर्मल भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव किया जा सकता है जब आर्टिकल हम 16 पढ़ेंगे, 16(1) में क्या है, 16(2) में क्या है, 16(3) में क्या है और 16(4) में क्या है, उनकी भी हम बात करेंगे कि कैसे अवसर में छूट प्रदान की जा सकती है। जो निचले या पिछड़ी जाति के लोग हैं उनको भी क्या दिया जा सकता है, विशेष प्रावधान राज्य कर सकता है। प्रतिष्ठा अपना स्टेटस बनाए रखने का आधार है। अवसर की समता, सभी को समान अवसर दिया जाए प्राप्त करने के लिए, तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। यानी उन सब में व्यक्ति की गरिमा का मतलब क्या होता है, गरिमा का मतलब होता है सभी को क्या करना है, समान बनाए रखना है। यानी एक कह सकते हैं कि उन सभी के अंदर प्रेम भावना जागृत करने का अधिकार यहाँ पर है। और राष्ट्र की एकता बनाए रखने का अधिकार है, यानी सभी को समान एक साथ लेकर चलने का अधिकार है। अखंडता का मतलब होता है ऐसा भारत हम बनाएं जो कभी क्या ना करे, टूटे ना, अखंड ना, टूटे ना, उसका विखंडन ना हो, अखंड हो भारत,
अखंड भारत हो जिसका खंड न किया जा सके, ऐसा प्रावधान हम लोगों के लिए करेंगे। तो ये अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता, बंधुता का मतलब क्या होता है? भाईचारे की भावना बढ़ाना, भाईचारे की भावना को जागृत करना, ये बंधुता का अर्थ होता है। बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल संवत 2006 विक्रमी को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। यदि यहाँ हम बात करें तो कौन सी तारीख का उल्लेख है, तो 26 नवंबर 1949 का उल्लेख किया गया है, 1949 का। और यहाँ पर बात हम करें तो ये आंशिक रूप से संविधान कब लागू हुआ था, तो 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। एक शब्द की नॉर्मल मैंने अर्थ की बात की है, क्या किसका अर्थ होता है उसके बारे में बात की है। यहाँ पर आपके लिए कभी कभी ये शब्द देखने के लिए मिलेगा, पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष। ये आप लोग समझना इस बात को, क्या नाम देखने के मिलेगा? पंथ निरपेक्ष या फिर धर्म निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष की तो मैंने बात यहाँ पर आपके साथ कर ली है कि आप धर्म से अलगाव हो सकता है, आपका पंथ से नहीं हो सकता। धर्म निरपेक्ष की बात मैं कर लूँ तो धर्म निरपेक्ष का एग्जाम में सीधे अर्थ पूछता है कि धर्म निरपेक्ष का अर्थ है क्या। तो धर्म निरपेक्ष की अर्थ की मैं बात करूँ, धर्म निरपेक्ष का मतलब होता है जो भी आपका धर्म है वो किसी राज्य का एक विशेष धर्म नहीं माना जाएगा। यानी ऐसी सरकार वो किसी भी एक धर्म को विशेष मानकर नहीं चलेगी। सभी के लिए क्या है, सभी धर्मों को क्या मानेगी, सभी लोगों के धर्मों को समान धर्म मानकर बिहेव करेगी, उनके साथ व्यवहार करेगी। ये धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है। यानी हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, सिख धर्म, ईसाई धर्म और जितने धर्म हैं उन सभी के लिए सभी धर्मों को समान मानकर चलेगी क्या? सरकार। किसी भी सरकार का या उस सरकार का जिस सरकार में धर्मनिरपेक्षता है वहाँ पर कोई एक विशेष धर्म नहीं होता है, वहाँ सभी धर्मों को समान धर्म माना जाएगा। ये अर्थ होता है किसका अर्थ? धर्म निरपेक्षता का। हालांकि आज आप लोग देख सकते हैं कैसी परिस्थिति है, धर्म के नाम पर किस तरीके से जनता के लिए क्या प्रावधान है और सरकार के लिए क्या प्रावधान है। तो कहीं ना कहीं अलगाव है अभी भी किसके संबंध में? धर्म के संबंध में। हालांकि भारत धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और पाकिस्तान कैसा राष्ट्र है, तो वहाँ पाकिस्तान ऐसा राष्ट्र है वहाँ एक धर्म के अनुसार शासन चलता है। बाकी भारत में धर्मनिरपेक्षता का मतलब होता है किसी सरकार का कोई विशेष धर्म नहीं होता है। और कुछ ऐसे भी देश हैं जो धर्म के अनुसार अपना शासन चलाते हैं और कुछ ऐसे भी देश हैं जो अपना किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उनको बोलते हैं अथीस्ट या फिर नास्तिक देश। नास्तिक का मतलब होता है किसी भी धर्म को नहीं मानने वाला देश अथीस्ट या फिर नास्तिक कहलाता है। जैसे आप लोग देख सकते हैं कोरिया या फिर चीन का उदाहरण आप लोग ले सकते हैं कि वहाँ कोई भी धर्म नहीं है। हालांकि बौद्ध धर्म का उल्लेख वहाँ है चीन के लिए, फिर भी हम मान सकते हैं अथीस्ट कंट्री है चाइना। और धर्म के आधार पर चलाने वाले देश जो धर्म के अनुसार अपना शासन चलाते हैं जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। धर्म का मतलब ये नहीं है कि इन्होंने विशेष धर्म को ही ग्रहण कर लिया, ये धर्म के अनुसार अपना शासन चलाते हैं, इनका ये भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखना। और धर्मनिरपेक्षता भारत और अमेरिका में सभी धर्मों को नॉर्मल समान माना गया है, उसको बोलते हैं धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र।
ये सारी के साथ बात हमने की प्रस्तावना के संबंध में, किस तरीके से एग्ज़ाम नॉर्मल बनते हैं। एग्ज़ाम में सवाल सुनेंगे आप लोग, हम भारत के लोग। पहले एक सवाल होगा कौन से शब्द हैं, तो हम भारत के लोग शब्द हैं। कितनी प्रकार की हमारी स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है, तो 5 प्रकार की स्वतंत्रताओं का उल्लेख किया गया है। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, इसको लिख भी लेना आप लोग, हट जाऊँगा मैं अभी। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की परिकल्पना की गई है संविधान की प्रस्तावना में। प्रतिष्ठा, स्टेटस की बात की गई है। अवसर की समता की बात की गई है, यानी सभी को समान अवसर देने की बात की गई है। उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता, अखंडता को बनाए रखने का अधिकार दिया गया है। और तारीख आप लोग देख इसको सकते हैं। अब बात हमारी आती है कि जो संविधान में बदलाव हुआ था या संविधान में प्रस्तावना में बदलाव हुआ था वो कब हुआ था, तो वहाँ आप लोग याद रखना। हालांकि मैं केस की बात करूँगा, चाहे बेरूबारी बनाम भारत संघ हो 1960 का मामला हो, केशवानंद का भारतीय केरल राज्य से संबंधित है 1973 का मामला हो, क्या मामले हैं उन सब की भी बात हम करेंगे। और सबसे पहले प्रस्तावना में बदलाव की मैं बात करूं या संशोधन की मैं बात करूं, तो सबसे पहले प्रस्तावना में संशोधन 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा किया गया था और 3 शब्दों को संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्दों को संविधान में जोड़ा गया था। और कौन कौन से शब्द हैं उनको मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। ये एक समाजवादी शब्द है, दूसरा है पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष, और तीसरा शब्द है अखंडता। कौन से हैं ये 3 शब्द हैं, समाजवादी है, पंथ निरपेक्ष है और अखंडता है, जिनको संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। और प्रस्तावना को किस प्रस्ताव पर रखा गया है, उद्देश्य प्रस्ताव पर रखा गया है। ये भी आप लोग ध्यान रख लेना। प्रस्तावना में संशोधन कब किया गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 के द्वारा कितने शब्दों को जोड़ा गया, 3 शब्दों को। और 3 शब्द हैं समाजवाद, पहला शब्द। दूसरा शब्द है पंथ निरपेक्ष या फिर धर्मनिरपेक्ष। और तीसरे शब्द की मैं बात करूं तो तीसरा शब्द है अखंडता। कौन सा शब्द है, अखंडता। ये भी आप लोग याद रखना। यहाँ पर 3 शब्दों को जोड़ा गया। और कौन से 3 शब्द हैं आपके सामने लिखे हैं, किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया, 1976 के द्वारा जोड़ा गया। बेसिक स्ट्रक्चर की परिभाषा कब दी गई उसकी बात हम करेंगे जब केस हम पढ़ेंगे उनके बारे में। तो आपको ये बात समझ में आई होगी जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। प्रस्तावना में कब बदलाव हुआ, कैसे कैसे प्रावधान, कौन कौन से न्याय हैं, कौन कौन सी स्वतंत्रता है, उन सब के बारे में बात की है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो आपको क्या करना है, लाइक करना है। और लाइक के साथ साथ आप लोग इसको शेयर कर दो। और शेयर करोगे आप लोग तो हेल्प होगी मेरी भी और आप सभी की। इससे और भी लोग जुड़ेंगे और लाइव पढ़ने का मौका आपको मिलेगा। कब, यदि आप लोग इसको शेयर करते हो अधिक, तब आपको लाइव पढ़ने का भी मौका मिलेगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग एग्ज़ाम। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए। और कोरोना में बचे रहना है। और पौधे आपको लगाने हैं, सिंचाई करनी है। आसपास के जितने भी हमारे किसान हैं सभी का सम्मान करना है, महिलाओं का सम्मान करना है, बच्चों का सम्मान करना है और पर्यावरण की देखभाल आपको करनी है। ये कर्तव्य आपका है और भविष्य के लिए आप आज ही नींव रख सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो और उसके बाद आप लोग पहले तो कंप्लीट नोट्स बनाया करो। ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट ही इकट्ठा करना चाहते हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। नोट्स बनाओगे तो ही आपका फ़ायदा है। स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग, प्रावधान जैसे मैंने बताए उनको आप लोग जोड़कर लिख लेना। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।